फ्रेंड्स, वेलकम टू एच अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मार्च सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं। और ये अवार्ड्स 2022 और 2023 के दोनों साथ में दिए हैं। और टोटल 94 एमिनेंट आर्टिस्ट को ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, जिसको हम एकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं, बराबर ना, ये कन्फर किए गए हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, बराबर ना। तो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। और जैसे हमने बात की, टोटल 94 एमिनेंट आर्टिस्ट को ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, जिसको एकेडमी पुरस्कार भी बोला जाता है। और उसमें और एक अवार्ड भी दिया जाता है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसको बोलते हैं एकेडमी रत्न। और ये एकेडमी रत्न किसको मिला? टोटल 7 एमिनेंट आर्टिस्ट को मिला, बराबर ना। राइट। अभी ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, जिसको एकेडमी पुरस्कार बोला जाता है, और ये संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसको एकेडमी रत्न बोला जाता है, वो किन लोगों को मिलता है? तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें तो डांस, ड्रामा और सिंगिंग। अगर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करे तो इनको अकेडमी पुरस्कार और अकेडमी रत्न मिलता है, बराबर ना। ओके। और जो संस्था ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड देती है, उस संस्था के बारे में बात करें, संगीत नाटक एकेडमी, तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में काम करती है, बराबर ना। और इस बॉडी का काम क्या है? तो भारत के अंदर प्रिजर्व करना और प्रमोट करना, किसको? तो जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, उसको, और स्पेसिफिकली म्यूजिक, डांस और ड्रामा को प्रिजर्व और प्रमोट करने का काम किसका है? संगीत नाटक एकेडमी का, बराबर ना। और ये 1953 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया, इस संस्था को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इस संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा हमारे भारत में टोटल 9 डांस फॉर्म को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। कौन से 9 डांस फॉर्म को? वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थन इंडिया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी ओडिशा का, और सत्रिय आसाम का, और झाऊ मयूरभंज चाहू ऑफ ओडिशा, बराबर, ये ओडिशा का डांस फॉर्म है। तो ये टोटल 9 डांस फॉर्म को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, बराबर ना। राइट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है एकेडमी के द्वारा, राइट। ओके। उसके अलावा ये जो संस्था के जो चेयरमैन होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। और आपको जस्ट फाइंड करना है कि संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन कौन है, बराबर ना। तो ये चीज़ आपको संगीत नाटक एकेडमी के बारे में ध्यान में रखनी है। अगर मैं ये अवार्ड्स के बारे में बात करूँ, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स के बारे में, तो ये जो अवार्ड है वो 1952 से लॉन्च किया गया है। और जो भी व्यक्ति म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, पपेटरी एंड अलाइड थिएटर आर्ट फॉर्म के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड के अंदर 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। उसके अलावा ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम मिलता है, राइट ना। ये चीज में ध्यान में रखना है। ओके। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स को हम एकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं। उसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसको हम एकेडमी रत्न बोलते हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है, और ये सबसे रेयर ऑनर है। और ये एकेडमी रत्न अवार्ड कोई भी जात पात को ध्यान में रखे बिना ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है, बराबर ना। आप देख सकते हो, कोई भी नेशनलिटी, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड और सेक्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। जो भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, उनको ये अवार्ड मिलता है, ये अकेडमी रत्न मिलता है, बराबर ना। और ये अकेडमी रत्न के अंदर टोटल 3 लाख रुपए का प्राइज मनी होता है। उसके अलावा ताम्रपत्र और अंक वस्त्र दिया जाता है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स और एकेडमी रत्न के बारे में समझ में आया होगा। ओके। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं एकेडमी रत्न और एकेडमी अवार्ड्स के लिए, तो एकेडमी रत्न मतलब एकेडमी जो फेलोशिप है वो टोटल 40 व्यक्ति को दिया जा सकता है 1 साल में।
और एकेडमी अवार्ड्स जो है वो 41 व्यक्ति को दिया जा सकता है एक साल में। और एकेडमी रत्न के लिए मिनिमम एज 50 साल होनी चाहिए और एकेडमी अवार्ड्स के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, बराबर ना। और इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम का है फ्रेंड्स। तो रिसेंट न्यूज़ में क्या है फ्रेंड्स कि 2022 और 2023 दोनों साल के अभी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स मतलब एकेडमी पुरस्कार और एकेडमी रत्न दिए गए। टोटल 94 एमिनेंट आर्टिस्ट को एकेडमी पुरस्कार दिया गया और 7 एमिनेंट आर्टिस्ट को एकेडमी रत्न दिया गया, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमने सीखा कि भाई ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कौन देता है, तो एक संस्था बनाई गई है संगीत नाटक एकेडमी। और भारत में 9 क्लासिकल डांस फॉर्म कौन कौन से वो भी देखना है आपको। उसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड क्या है और एकेडमी रत्न क्या है उसके बारे में हमने जाना, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंटर ने इंक्रीज किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द रो जूट। और इस न्यूज़ के अंदर हमको क्या क्या जानना है कि एक तो जूट इंडस्ट्री क्या है, जूट क्या होते हैं, और जूट इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उसके बारे में जानना है, बराबर ना। ओके, सबसे पहले अगर मैं करंट न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आपको ये स्लाइड में ही दिख रहा है कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी हम कुछ न्यूज़ के बाद कैबिनेट कमेटी क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसमें से एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया गया है। किसका? रो जूट का, जो जूट रो फॉर्म में होते हैं ना उसका, 2024-25 की सीजन के लिए। और 285 रुपया इंक्रीज किया है और अभी उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना हो गया है, 5335 रुपीज पर क्विंटल, बराबर ना। और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके द्वारा ऐसा भी बोला गया है कि 2014-15 के अंदर 14-15 के अंदर ये ही रो जूट के ऊपर 2400 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था पर क्विंटल, और ये अभी 5335 रुपया मिल रहा है। मतलब फार्मर्स को जो रो जूट प्रोड्यूस करते हैं उनको 122% का मुनाफा हो रहा है 2014-15 के कंपैरिजन में, बराबर ना, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से। और ये जो डिसीजन आया है सेंटर का वो हेल्प करेगा जो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के जो फार्मर्स है, जूट फार्मर्स, बराबर ना, उनको ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी क्यों इन्हीं 3 स्टेटों को हेल्प करेगा वो हम आगे न्यूज़ में जानते हैं, बराबर ना। तो आई थिंक आपको करंट न्यूज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स कि कैबिनेट कमेटी के द्वारा अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया गया है रो जूट का 2024-25 के सीजन के लिए 285 रुपया बढ़ाया गया है। मतलब अभी कितना हो गया है, 5335 रुपया पर क्विंटल। 2014-15 के अंदर कितना था, मात्र 2400 रुपया पर क्विंटल था। मतलब 122% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 10 साल के अंदर। तो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है फार्मर्स को, बराबर ना। और स्पेसिफिकली कौन से स्टेट के, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के, बराबर ना। ओके, चलो न्यूज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जूट इंडस्ट्री क्या है और पोटेंशियल क्या है उसका, उसके बारे में समझते हैं, बराबर ना। तो जूट इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन द ईस्टर्न रीजन, पर्टिकुलरली इन द वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने आपको बात किया कि हम आगे देखिए कि भाई भारत के अंदर जितना भी जूट प्रोडक्शन हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें से 73% तो मात्र वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है, बराबर है। टोटल 108 कंपोजिट जूट मिल है भारत के अंदर, उसमें 79 तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, बराबर ना। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, मतलब वहाँ पे जूट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बराबर ना। और ये इंडिया की नेशनल इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल है, कंप्लीट और सेफ पैकेजिंग मटेरियल है। ये नेचुरल है, रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बराबर ना। इसके लिए उसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जूट आपने देखा ही होगा, ऐसा दिखता है, ऐसा, बराबर ना। बहुत सारे जो पैकेजिंग मटेरियल, जो गेहूं चोखा वगैरह जो आता है वो इसी के अंदर आता है, बराबर ना। ओके ओके। और अगर मैं बात करूँ जूट प्रोडक्शन की, बराबर ना, तो इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल जूट प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट आउटपुट। दुनिया के अंदर जितना भी जूट का आउटपुट निकलता है उसमें 70% तो मात्र कहाँ से निकल रहा है, इंडिया से निकल रहा है। मतलब इंडिया वो मेजर प्रोड्यूसर है
हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, बराबर ना। और हमारे जूट इंडस्ट्री के अंदर लगभग 3.7 लाख वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली काम कर रहे हैं। और हम जितना जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसमें 90% तो हम ही कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कत है, बराबर ना। ओके। और मैं एक्सपोर्ट का डेटा निकालूं 2022-23 का जूट का, तो हमने 2022-23 सीजन के अंदर टोटल 12,46,000 मैट्रिक टन के आसपास हमने जूट का प्रोडक्शन किया। उसमें से मात्र एक्सपोर्ट कितना किया, 1,70,270 मैट्रिक टन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14% हम एक्सपोर्ट कर पाए। हालांकि वो इंक्रीज हुआ है 56% से, बराबर है, लेकिन हम एक्सपोर्ट बहुत ही कम कर पा रहे हैं। और इतना ज़्यादा जूट प्रोडक्शन करने के बावजूद भी हमको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। 121.26 थाउजेंड मैट्रिक टन हमने इंपोर्ट भी किया, बराबर ना। कहाँ से इंपोर्ट किया, तो मेजरली बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जो जूट मिलता है बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया करता है जूट को, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है दुनिया के अंदर, बांग्लादेश करता है, बराबर ना। और अगर मैं हमारे डेस्टिनेशंस कंट्रीज की बात करूँ कि हम कहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं जूट का, तो यूएसए, फ्रांस, घाना, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कोटे दी आइवरी, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन, ये कंट्रीज के अंदर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बराबर ना। ओके। और उसके अलावा अगर जूट के कल्टीवेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर वगैरह चाहिए उसके बारे में बात करें, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर चाहिए। और सॉइल टाइप वेल ड्रेन अलोविल सॉइल चाहिए। और ये ईस्टर्न रीजन के अंदर ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, इसके लिए ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन हो रहा है, बराबर ना। और अगर जैसे हमने बात किया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट विच इज फॉलोड बाय द बांग्लादेश एंड चाइना। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट कौन है, इंडिया। उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद कौन है, चाइना। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो बांग्लादेश हाईएस्ट पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, बराबर ना। ओके। और इंडिया मात्र 7%, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ट्रेड के अंदर मात्र 7% है, बराबर ना, दुनिया के अंदर। ओके। और जैसे हमने बात की कि हमारा जो जूट क्रॉप कल्टीवेशन है ना, वो 3 स्टेट के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें 99% प्रोडक्शन मात्र वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार के अंदर होता है, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये जूट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जूट को हम गोल्डन फाइबर मानते हैं, बिकॉज ये बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए काम में आता है, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, बराबर ना। ओके। तो ये तो हमने बात की जूट इंडस्ट्री के बारे में। और अभी हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। ओके। तो फ्रेंड्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है उसके बारे में देखें। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस, नाम से पता चलता है कि यहाँ पे ये प्राइस का उपयोग सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। किसको, तो फार्मर्स को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि अगर फार्मर कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगाएगा, ग्रो करेगा, तो और अगर वो मंडी में बेचने के लिए जाता है और वहां पे व्यापारी उसको सही दाम नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट उसको सही दाम देगी और गवर्नमेंट उसके प्रोड्यूस को परचेज कर देगा। कौन से प्राइस के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो ये कुछ गारंटीड प्राइस है जो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा, बराबर ना। तो ये फार्मर को इंकरेज करती है एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बराबर ना, राइट। और अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 23 क्रॉप्स के ऊपर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, बराबर ना, फार्मर्स को। और उसमें ये 23 क्रॉप्स में 22 क्रॉप के ऊपर तो एमएसपी मिलती है, लेकिन एक क्रॉप के ऊपर एफआरपी मिलती है। एफआरपी का फुल फॉर्म क्या है, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। ये कौन से क्रॉप के ऊपर मिलता है, शुगर केन के ऊपर मिलता है, बराबर, ध्यान में रखना है। टोटल 23 क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसमें 22 पे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक क्रोप के ऊपर क्या मिलता है, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस मिलती है, एफआरपी। और ये वो एक क्रोप कौन सा है, शुगर केन है, बराबर ना, राइट। और ये जो 22 क्रोप्स है जिसमें एमएसपी मिलती है, उसमें 14 क्रोप्स तो खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं, 6 रबी क्रोप्स है, और 2 अदर कॉमर्शियल क्रोप्स है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्रोप पे एमएसपी मिलती है, कौन कौन से ग्रुप पे एफआरपी मिलती है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ, टोटल 14 क्रोप है खरीफ सीजन के, 6 रबी क्रोप है और 2 कॉमर्शियल क्रोप है। उसमें से अगर हम और फर्दर क्लासीफाई करें
तो 7 सीरियल्स के ऊपर पैडी, वीट, बार्ले, जवार, बाजरा, मेज और रागी, इसके ऊपर एमएसपी मिलता है। 5 पल्सेस के ऊपर एमएसपी, 8 ऑयल सीड्स के ऊपर, रो कॉटन के ऊपर, रो जूट के ऊपर जिसके बारे में अभी हमने बात की, कोपरा के ऊपर, फिर कोकोनट के ऊपर, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। फिर शुगर केन के ऊपर क्या मिलता है, एफआरपी। और वीएफसी टोबेको, टोबेको पर क्या मिलता है, एमएसपी मिलता है। टोटल 22 करोड़ के ऊपर एमएसपी और 1 करोड़ के ऊपर एफआरपी मिलता है। और 1 करोड़ कौन सा है, शुगर केन है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक स्टडी के अंदर, एक एनजीओ के द्वारा एक स्टडी किया गया कि देश के अंदर 85% ऑफ द गीग वर्कर्स वो दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बराबर ना। और उसके बारे में बात करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर हम समझेंगे कि गीग वर्कर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है देश के इकोनॉमी के अंदर, बराबर। और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो इस न्यूज़ के अंदर हम समझेंगे, बराबर ना। चलो, पहले हम रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक एनजीओ, जन पहल, एक एनजीओ का नाम है, दिल्ली बेस्ड, उसके द्वारा एक स्टडी किया गया। टोटल 5000 गीग वर्कर्स का स्टडी किया गया 32 सिटीज़ के अंदर। और स्टडी के अंदर मालूम पड़ा, हाँ, और ये 5000 गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये दोनों वर्कर्स का स्टडी किया गया। पहले तो गीग वर्कर्स क्या होता है और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अभी गीग वर्कर्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक ऐसे वर्कर्स हैं कि जो एक कोई कंपनी के लिए काम करते हैं, बराबर ना। लेकिन उनको कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रीमाइसेस में नहीं जाना होता। वो एक पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर काम करते हैं और टेम्पररी काम करते हैं। उनको कंपनी के कोई बेनिफिट नहीं मिलते, ये गीग वर्कर्स होते हैं, बराबर ना। ओके। और प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होते हैं, तो प्लेटफॉर्म वर्कर भी गीग वर्कर जैसे ही होते हैं। वो कंपनी के लिए काम करते हैं लेकिन कंपनी के प्रीमाइसेस में नहीं जाना होता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि उनको घर पे बैठे बैठे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम करना होता है, या तो कोई लैपटॉप पे वगैरह काम करना होता है, मतलब उनको बाहर नहीं घूमना होता। अगर मैं गीग वर्कर का एग्जांपल दूं ना फ्रेंड्स, तो ओला, ओला, उबेर, फिर फॉर एग्जांपल ये जोमेटो, ये सब कंपनीज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, जो बाहर घूम रहे हैं, जो ओला के जो ड्राइवर्स हैं, जोमेटो के जो डिलीवर बॉयज हैं, बराबर, वो सब गीग वर्कर्स हैं, गीग वर्कर्स हैं। लेकिन मैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की अगर बात करूँ, तो जो कंटेंट राइटर्स हैं, बराबर, फिर जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, मतलब ये सब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं लेकिन कंपनी में बैठते नहीं है। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन उनके ऊपर लागू नहीं होते, बराबर ना। जस्ट एक पार्ट टाइम स्पेसिफिक टास्क करने के लिए उनको हायर किया गया होता है, बराबर ना। तो ये सब प्लेटफॉर्म वर्कर है। तो ऐसे 5000 गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का यहाँ पे सर्वे किया गया 32 सिटीज के। और सर्वे में मालूम पड़ा कि उसमें से 85% लोग तो 8 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उसमें 21% तो 12 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मालूम ऐसा भी पड़ा कि 65% वुमेन जो ये गीग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में है, मतलब उन वो तो अपनी जॉब में अनसेफ फील करती है, बराबर ना। तो ये कुछ डेंजरस डेटा सामने आया है। और ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है ना, उनको नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलते, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल पीएफ वगैरह नहीं करता, मतलब उनको कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलते, बराबर ना। वो काम तो करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलते, बराबर ना। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलते, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, बराबर ना। तो ये सब कंसर्न्स है, ये गीग इकोनॉमी और गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, बराबर ना। ओके। तो अगर मैं गीग इकोनॉमी की बात करूँ, तो ये जो गीग वर्कर्स हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको बोलते हैं गीग इकोनॉमी, बराबर ना। और गीग इकोनॉमी, हमारे देश में टोटल 15 मिलियन वर्कर्स ये इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। और दुनिया में 5th नंबर पे आफ्टर यूएस, चाइना, ब्राजील और जापान, इंडिया 5th नंबर में है गीग इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के अंदर, बराबर। टोटल 15 मिलियन वर्कर्स गीग इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बराबर ना। ओके। ओके, अगर मैं इंडिया के पोटेंशियल के बारे में बात करूँ गीग सेक्टर के, तो जितना भी नया
इम्प्लीमेंट हुआ है 2022-23 के अंदर, उसमें 56% नया इम्प्लीमेंट तो गीग सेक्टर के अंदर हुआ है। और ये गीग सेक्टर के अंदर दोनों ही टाइप के वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों ही टाइप के। ब्लू कॉलर जॉब किसको बोलते हैं? जो जॉब थोड़ी लेबोरियस होती है, जहाँ पे फिजिकल काम ज़्यादा करना होता है। वाइट कॉलर जॉब किसको बोलते हैं? जहाँ पे थोड़ा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग प्रोफेशन लाइक स्पेसिफिक कंसल्टेंट, वेब डिजाइनर, कंटेंट राइटर, ये सब वाइट कॉलर जॉब में आते हैं गीग इकोनॉमी के अंदर, बराबर ना? तो और सर्वे में ऐसा भी मालूम पड़ा है, जितना भी नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है वहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स का ज़्यादा जनरेशन हुआ है, बराबर ना? जहाँ पे कम स्किल की रिक्वायरमेंट है। और अगर दुनिया की बात करो, टोटल 90 मिलियन जॉब्स गीग इकोनॉमी के अंदर है, गीग सेक्टर के अंदर है दुनिया के अंदर। और दुनिया की जीडीपी के अंदर 1.25% कंट्रीब्यूशन करने का पोटेंशियल है ये गीग इकोनॉमी का, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और अगर हम इस गीग सेक्टर के ऊपर अच्छा फोकस करेंगे, तो जो हमारा विजन है 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो वो उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, बराबर ना? और जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि गीग वर्कर किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया है, और उसको कंपनी में जाके काम नहीं करना, वो कंपनी के बाहर जाके कंपनी के लिए काम करता है टेम्पररी बेस पे, इसको बोलते हैं गीग वर्कर। टोटल 15 मिलियन गीग वर्कर्स है अभी इंडिया के अंदर, 90 मिलियन का हमारा पोटेंशियल है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ की प्लेयर्स इन इंडियाज की इकोनॉमी कौन है, तो उबेर, ओला, स्विगी, जोमेटो, बराबर। अभी तो अर्बन कंपनी भी शुरू हुई है जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बराबर ना? राइट, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी की इकोनॉमी के अंदर, बराबर ना? ओके। उन लोगों के चैलेंजेस क्या है, वो कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं, गीग सेक्टर के जो इम्प्लॉइज हैं वो कौन सा चैलेंज फेस फेस कर रहे हैं? तो अनरेगुलेटेड नेचर, गीग वर्कर्स को रेगुलेट नहीं किया गया है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी गई है, जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है। इसके लिए वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है कि कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है, बराबर ना? राइट। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल लेबर टाइप का हो गया। तो इतनी ज़्यादा संख्या में अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में कोई लोग काम करते हैं, तो वो रेगुलेटेड होना जरूरी है, बराबर ना? और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम कोई नॉर्मल एम्प्लॉयर जब वो कंपनी में हायर होता है, तो कंपनी उसको स्किल प्रोवाइड करती है, उसको ट्रेनिंग देती है। लेकिन अगर यहाँ पे गिग सेक्टर के अंदर कोई व्यक्ति हायर होता है कोई कंपनी के लिए, तो उसको अपने आप को खुद से ट्रेन करना होता है, बराबर ना? उसको कोई स्किल प्रोवाइड नहीं करता, बराबर ना? तो ये स्किलिंग की भी रिक्वायरमेंट है और उसको रेगुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट है। ये चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्वीडन ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है नाटो को। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को अभी रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया है। इसके लिए हम रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बराबर ना? चल उसके बारे में बात करें। ओके, तो अभी रिसेंटली यूएस के द्वारा बोला गया कि नाटो के अंदर और एक देश अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है ऑफिशियली, स्वीडन। और स्वीडन वो नाटो का 32nd मेंबर बना है। और लास्ट ईयर ही अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि नाटो का 31st मेंबर कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। कौन बना था? फिनलैंड। लास्ट ईयर फिनलैंड ज्वाइन हुआ था और इस बार स्वीडन ज्वाइन हुआ है, बराबर ना? तो अभी नाटो क्या है उसके बारे में बात करें फ्रेंड्स। अगर मैं नाटो के बारे में बात करूं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना? तो ये एक मिलिट्री अलायंस है जो एस्टेब्लिश किया गया है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, और जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी वॉशिंगटन के अंदर साइन हुई थी अप्रैल 1949, जब वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये ट्रीटी को साइन किया गया, बराबर ना? और ये जो ट्रीटी है वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में साइन की गई है, बराबर ना? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी पाने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं अभी ये नाटो के अंदर, स्वीडन के ज्वाइन होने के बाद, बराबर ना? इनके जो ओरिजिनल मेंबर्स है वो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके और यूएस है, बराबर ना? आप वर्ल्ड वॉर टू का जब रिजल्ट आया, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी पाने के लिए ये ट्रीटी को साइन किया गया यूएस के अंदर, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, बराबर ना? ओके।
और इस नाटो के अंदर अभी टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं, बराबर। ओके ओके। तो एक्चुअली ये नाटो 1949 के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर मेजरली जो लड़ाई हुई थी वो रशिया रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और खास करके जर्मनी, उसमें जर्मनी बराबर ना, इन दोनों कंट्रीज के बीच में हुई थी। रशिया तब सोवियत यूनियन था, बराबर ना, राइट, यूएसएसआर था, बराबर ना। ओके। तो ये सोवियत यूनियन ये कंट्रीज के ऊपर अटैक करे तो उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी पाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी यूएस के अंदर, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी बोला जाता है, बराबर ना। और ये ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि अगर कोई दुश्मन देश, फॉर एग्जांपल ये ट्रीटी में जितने भी देश ने साइन किया है, अगर उसमें से कोई भी एक कंट्री पे कोई अटैक करता है, तो यहाँ पे ये ट्रीटी के जितने भी मेंबर्स है वो सब साथ में मिलके वो कंट्री को डिफेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि अगर रशिया ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया, फॉर एग्जांपल जर्मनी नाटो का मेंबर है, तो नाटो के जितने भी मेंबर है वो साथ में मिलके जर्मनी को डिफेंड करेगा और रशिया के सामने वॉर करेगा। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? बराबर ना, ये आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है, किसके? नाटो के, बराबर ना। ओके। और इसी कारण से यूक्रेन भी, जो अभी नाटो का मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी नाटो के अंदर ऐड होना चाहता है, क्योंकि आप देख सकते हो वो रशिया से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बराबर ना। लेकिन इसी वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और रशिया यूक्रेन को नाटो के अंदर ऐड नहीं होने देना चाहता। इसी के लिए रशिया और यूक्रेन का जो मेन वजह है युद्ध का वही है कि यूक्रेन ऐड होना चाहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन रशिया उसको ऐड नहीं होने देना, वो अपने यूएन के अंदर अपने वीटो पावर का यूज कर रहा है, बराबर ना। ओके। तो इसी वजह से ये युद्ध हुआ है रशिया और यूक्रेन का। और आप यहाँ पे देखो कि अभी लास्ट ईयर फिनलैंड ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और अभी इस बार स्वीडन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है नाटो के अंदर ज्वाइन होने के बाद। टोटल 32 कंट्रीज हो चुकी है। ये जितने भी कलर्ड कंट्रीज है वो सब उसके मेंबर है। जो कलर्ड कंट्रीज नहीं है लाइक यूक्रेन, अल्जीरिया, वो उसके मेंबर्स नहीं है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। तो नाटो के बारे में हमने बात की फ्रेंड्स। नाटो का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, नाटो promotes the democratic values and enables the members to consult and cooperative on the defense and security related issues to solve the problems, build the trust and in the long term prevent conflict, बराबर ना। एक दूसरे को बचाने के लिए ये नाटो क्रिएट किया गया था। और अगर मैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं, तो नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। If diplomatic efforts fail, it has the military power to undertake a crisis management operations। तो नाटो के अंदर मेंबर कंट्रीज को अब मिलिट्री पावर भी दिए गए हैं कि अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं तो आप युद्ध का ऐलान भी कर सकते हो और साथ में मिलकर काम करना है, बराबर ना, राइट। और आर्टिकल 5 के बारे में मैंने बात किया कि उसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई एक देश के ऊपर भी अटैक होगा तो सब साथ में मिलकर उसको डिफेंड करेंगे, बराबर ना, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। हम जो बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंडर में जो सब्सिडी मिल रही है उसको 1 और साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलो, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि इस योजना के अंडर में जो एलपीजी सिलेंडर है, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको एलपीजी सिलेंडर को परचेस करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, बराबर ना। अभी सब्सिडी क्यों दी जाती है, कब से दी जाती है और कितना टारगेट अचीव हुआ है और आगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके अंदर जो सब्सिडी मिल रही है उसको 1 और साल के लिए इंक्रीज किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। और ऐसे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के ऊपर मिलती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में जो सब्सिडी मिलती है, जो एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात चल रही है, वो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर मिलती है, बराबर ना। और ये जो एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर 200 रुपया पर सिलेंडर
सब्सिडी मिलती थी कब तक, मई 2022 तक। और अक्टूबर 2023 से इस सब्सिडी को 300 रुपया पर सिलेंडर कर दिया गया है, बराबर ना। तो ये स्टेटिक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ये प्रधानमंत्री योजना और उज्ज्वला योजना के अंडर में कितना सब्सिडी मिलता है, तो 300 रुपया पर सिलेंडर। और ये 300 रुपया पर सिलेंडर अगर आप साल के अंदर 12 बार रिफिल करवाते हो, बराबर, मैक्सिमम 12 बार रिफिल करवाते हो, तब तक ये सब्सिडी मिलेगी, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक साल के अंदर 12 रिफिल्स आप करवा सकते हो, उसके ऊपर आप 300 रुपया पर सिलेंडर की सब्सिडी आपको मिलेगी। और ये सब्सिडी को माइनस करने के बाद जो इफेक्टिव प्राइस होता है सिलेंडर का, वो 603 रुपया पर एलपीजी सिलेंडर होता है। अगर मैं 14.2 kg के सिलेंडर की बात करूँ तो अगर आप इसको परचेस करने के लिए जा रहे हो, अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी हो, तो सब्सिडी को माइनस करने के बाद जो इफेक्टिव प्राइस होगी सिलेंडर की, वो कितनी होगी, 603 रुपया पर सिलेंडर होगी, अगर आप 14.2 kg के सिलेंडर को परचेस करोगे, बराबर ना। और अगर मैं इस योजना के बारे में और डिटेल में समझाऊं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स, उसका ऑब्जेक्टिव था क्लीन कुकिंग फ्यूल को प्रोवाइड करना। क्योंकि गांव के अंदर अभी भी बहुत घरों के अंदर कुकिंग फ्यूल के तौर पे कोल का यूज़ किया जाता है, केरोसिन का यूज़ किया जाता है, बराबर ना। वो एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है और हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, बराबर ना, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हानिकारक है। तो इसके लिए गांव के अंदर जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड है उनको सब्सिडाइज तौर पे ये एलपीजी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कुकिंग फ्यूल के तौर पे उसका यूज़ कर सके। इसके लिए ये योजना को लॉन्च किया गया था, बराबर ना। ये योजना की जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ध्यान में रखना है। और 2016 के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया था और टारगेट था शुरुआत में 8 करोड़ घरों के अंदर ये एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना 2020 तक, 2020 तक। और ये फेज 1 कंप्लीट होने के बाद उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और उसमें एडिशनल 1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर ये एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई 31 मार्च 2022 तक। और अभी अभी टोटल 10.35 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर ये एलपीजी कनेक्शन हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं इस योजना के अंडर में, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और इस योजना के अंडर में 1600 रुपये का जो एलपीजी कनेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो बीपीएल हाउस होल्ड है ना, उनको 1600 रुपये का ये एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा अभी एक साल में 12 रिफिल करवा सकते हैं, 12 रिफिल करवा सकते हैं। और ये 12 रिफिल तक कितना सब्सिडी मिलेगा, 300 रुपया पर सब्सिडी मिलेगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस योजना के चैलेंजेस के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस योजना के चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो ये जो 12 रिफिल का भले प्रावधान है कि मैक्सिमम आप 12 रिफिल करवा सकते हो, लेकिन अगर हम एक्चुअल डेटा पे जाए ना तो जो बेनिफिशरीज है वो साल के अंदर मैक्सिमम 4 रिफिल से भी कम रिफिल करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बावजूद भी इफेक्टिव जो प्राइस है सिलेंडर का वो 600 रुपये के आसपास होता है। और एक जो गरीब परिवार है ये 600 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, बराबर ना। इसके लिए वो अभी भी कुकिंग फ्यूल के लिए कोल का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज अभी भी ये सब्सिडाइज होते हुए भी बहुत महंगा पड़ रहा है, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सब्सिडी का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 2018 से लेकर 2023 तक, अगर मैं बात करूँ टोटल 10.27 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर हम ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक सिलेंडर के सामने 300 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा रहा है, बराबर ना। और उसके अलावा ये जो एलपीजी के प्राइस है ना वो इंटरनेशनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम ये जो एलपीजी सिलेंडर है वो सब इंपोर्ट करवाते हैं, उसका जो बॉटलिंग कॉस्ट है, उसका फ्रेट, डिलीवरी फी, जीएसटी, अगर हम ये सबको मिला दें तो ये जो प्राइस है वो इंटरनेशनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है एक्चुअली, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें इस योजना को चैलेंज कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, सीख, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस योजना के बारे में समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एक अप्रूवमेंट दिया गया है एक प्रोजेक्ट को। उस प्रोजेक्ट का नाम है 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट, बराबर ना। उसके बारे में बात करें तो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी has approved the project for the design and development of India's 5th जनरेशन फाइटर जेट, और उसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इस तरीके का हम फाइटर जेट डिजाइन भी करेंगे और डेवलप भी करेंगे। और इसका अप्रूवमेंट जस्ट अभी मिला है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। किसको मिला है? तो इस
फाइटर जेट का जो डिज़ाइन करने वाला है वो संस्था है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीओ के अंडर में काम करती है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो कौन करने वाला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बराबर ना। तो इन दोनों कंपनीज को यहाँ पे अप्रूवमेंट दिया गया है कि अभी आप ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट कर सकते हो, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस करंट न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको डिज़ाइन कौन करने वाला है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो डीआरडीओ के अंडर में काम करती है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करने वाला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और इसको अभी अप्रूवमेंट दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा उसका जो इंटरनल कैरेज कैपेसिटी होगा पेलोड का, वो 1500 केजी का पेलोड वो इंटरनली कैरी कर पाएगा, और एक्सटर्नल जो पेलोड कैपेसिटी होगा वो 5500 केजी होगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, जो हम इंडिजिनियसली डिजाइन करने वाले हैं और डेवलप करने वाले हैं, ध्यान में रखना है, ओके। और अभी हम बात करें कि ये जो अप्रूवमेंट दिया गया है कि भाई आप ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट कर सकते हो, ये अप्रूवमेंट किसके द्वारा दिया गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। तो अब ये कैबिनेट कमेटी क्या होती है और उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ कैबिनेट कमेटी की, तो हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि देश के अंदर कैबिनेट कमेटी होनी चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर है एक्चुअली। और ये कैबिनेट कमेटी को बनाने का मेन मकसद है तो जो हमारा यूनियन कैबिनेट है उसका बर्डन को रिड्यूस किया जाए, यूनियन कैबिनेट के बर्डन को रिड्यूस किया जाए, वो उसका मेन मकसद है, बराबर ना। तो देश में टोटल 8 हमने कमिटी कैबिनेट कमेटी बनाई है, और मेन मकसद उसका क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका बर्डन रिड्यूस करना है, बराबर ना, ओके। और हर एक कैबिनेट कमेटी के अंदर टोटल कितनी कैबिनेट कमेटी है, 8 कैबिनेट कमेटी है, और हर एक कैबिनेट कमेटी के अंदर मिनिमम 3 से मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, बराबर ना। और हर अलग अलग पर्पस के लिए हमने कैबिनेट कमेटी बनाई है, आगे मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कमेटी है। और हर एक कमेटी के अंदर मिनिमम 3 से लेकर कितने मेंबर होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल के अंदर कैबिनेट कमेटी को बनाने की बात नहीं की गई है, बराबर ना। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो यूनियन गवर्नमेंट का जो काम है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसका बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये बनाया जाता है, बराबर ना, ओके। अगर मैं बात करूं, टोटल 8 कैबिनेट कमेटी है, और उसमें मात्र ऐसी दो ऐसी कैबिनेट कमेटी है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है। और जो कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते हैं, बराबर ना। मतलब 8 में से 6 कमेटी के हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और 8 में से 2 कमेटी के हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बिकॉज वो 2 कमेटी के मेंबर ही नहीं है वो, बराबर ना। और कौन कौन सी 8 कैबिनेट कमेटी है उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो बहुत जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, अ, उनके अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवमेंट कौन देता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन द अकोमोडेशन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, बराबर ना। तो टोटल ये 8 कैबिनेट कमेटी है। और उसमें से 2 कैबिनेट कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं कर रहे वो ध्यान में रखना है, कौन कौन सी, एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन द अकोमोडेशन, बराबर ना। और बाकी की 6 कैबिनेट कमेटी को कौन हेड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है, बराबर ना। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। और अगर मैं उसमें से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बात की कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी कौन हेड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो कमेटी है उसका काम क्या है, डिस्कस करना, डिबेट करना, और ये एक एपेक्स बॉडी है। जब देश की सिक्योरिटी की बात होती है, जब देश के नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज के अंदर कोई ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने की बात होती है, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिसीजन लेती है, बराबर ना। और उसके अगर मैं मेंबर्स के बारे में बात करूँ तो कौन कौन उसके मेंबर्स है, तो पीएम जो इसके हेड है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये उनके मेंबर्स है, बराबर ना, ओके। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं
डिफेंस पॉलिसीज को तैयार करते हैं, डिफेंस के अंदर कितना खर्चा करना है वो भी डिसाइड करते हैं, और इंडियन सिक्योरिटी के बारे में जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो ये कमेटी के द्वारा किए जाते हैं, बराबर ना, ध्यान में रखते हैं। ओके, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए अप्रूवल दिया गया है। कैबिनेट कमेटी क्या होती है वो समझ में आया होगा, और उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है वो भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, सी डिफेंडर्स 2024 अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये सी डिफेंडर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं सी डिफेंडर्स 2024 की बात करूं तो एक्चुअली एक एक्सरसाइज है जो दो देशों के कोस्ट गार्ड के बीच में होती है। कौन से दो देशों के? इंडिया और यूएस। इंडिया और यूएस के कोस्ट गार्ड के बीच में, कोस्ट गार्ड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है हर साल। और इस बार ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो पोर्ट ब्लेयर है बराबर, वहां पे हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज ध्यान में रखनी है, बराबर ना। और ये जो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है वो क्यों की जाती है, तो ये फोकस करती है मैरीटाइम पायरेसी के ऊपर। किस तरीके से मैरीटाइम पायरेसी को डिफेंड करना है, किस तरीके से ड्रोन अटैक को डिफेंड करना है, फिर जो कॉमर्शियल मर्चेंट ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करना है, मेजर फायर फाइटिंग कैसे करना है, पॉल्यूशन के सामने कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये सब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर किया जाता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इंडिया और यूएस की कोस्ट गार्ड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ध्यान में रखना है, बराबर। डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो नहीं कि आर्म फोर्स है, हमारे आर्म फोर्सेस का एक डिपार्टमेंट है जो हमारी मैरीटाइम इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है। और उसके अलावा जो हमारा जुरिडिक्शन है, जो हमारे टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर वो रेगुलेशन करता है। जो हमारा कंटीजियस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके ऊपर निगरानी रखता है, वो उसका रेगुलेशन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को वो मेंटेन करता है, बराबर ना। और अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को हमने 1978 के अंदर एस्टेब्लिश किया था, अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड कौन करते हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड उसको हेड करता है, बराबर ध्यान में रखना है। तो हमारे जो मेरीटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो टेरिटरी वाटर रीजन है, कंटीजियस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके ऊपर रेगुलेशन करता है, बराबर ना, राइट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस के कोस्ट गार्ड के बीच में ये सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज हुई थी, और ये रिसेंटली अंडमान निकोबार के अंदर हुई थी, बराबर, वो ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया कलकत्ता के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। अंडर वाटर मेट्रो सर्विस, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस अभी लॉन्च किया गया कलकत्ता के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चलो, कलकत्ता से हावड़ा, कलकत्ता से हावड़ा के बीच में एक मेट्रो सर्विस चलती है फ्रेंड्स, कलकत्ता से हावड़ा के बीच में। और आप यहाँ पे ये मैप में देख सकते हो, कलकत्ता इस तरफ है, ये ये हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है, ये जो बीच में जा रही है वो हुगली नदी है, बराबर ना। और हुगली नदी के इस तरफ कलकत्ता है और इस तरफ हावड़ा है, बराबर ना। तो अ, अभी अगर कलकत्ता से हावड़ा जाना था तो एक ये हुगली नदी के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, बराबर ना। और इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन होता है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डिले होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अभी कलकत्ता से हावड़ा के बीच में मेट्रो लॉन्च किया गया है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कलकत्ता से हावड़ा के बीच में मेट्रो सर्विस लॉन्च की गई है। और ये जो बीच में हुगली नदी आएगी वहां से, ये जो पोर्शन है ना, वहां से अंडर वाटर मेट्रो सर्विस यहाँ पे लॉन्च की गई है, अंडर वाटर, बराबर ना, राइट। ताकि ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम दूर हो सके और मिनिमम समय में हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके सिंपल, बराबर ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसको और मैं अगर मैप से समझाऊँ तो तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से ये हावड़ा ब्रिज है, ये ऊपर जो जा रहा है वो हावड़ा ब्रिज है, जहाँ से ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोडवे के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से, बराबर ना। लेकिन अभी नदी के नीचे से ये मेट्रो सर्विस ऑपरेट होगी। ये 520 मीटर का जो लेंथ है,
520 मीटर का बराबर ना, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे ये टनल क्रिएट की गई है और इस तरीके से ये मेट्रो उस टनल के अंदर से ऑपरेट होगी बराबर ना। और नदी की जो रिवर बेड है वहाँ से 100 फीट नीचे ये टनल बनाई गई है। ये जो नदी का रिवर बेड है, ये नदी का रिवर बेड है, वहां से टोटल 100 फीट नीचे टनल बनाई गई है। और लगभग 550 मीटर के आसपास ये टनल नदी के अंदर ऑपरेट होगी और वहां से मेट्रो ट्रेन पसार होगी, सिंपल बराबर ना। तो जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज करके ये बनाया गया है बराबर ना। ओके। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, तो ये भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। किसको किसको कनेक्ट करेगा, कलकत्ता और हावड़ा के बीच में जो कॉरिडोर है 16.55 किलोमीटर का, उस कॉरिडोर के अंदर ये 5.55 मीटर का ये जस्ट ये 520 मीटर का ये टनल बनाया गया है नदी के अंदर, 100 फीट नीचे बराबर ना। कौन सी नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे बराबर, ध्यान में रखना है बराबर ना। ओके चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया है 4 यूरोपियन नेशन के साथ बराबर ना। और ये 4 यूरोपियन नेशन कौन से ग्रुप के मेंबर है, एफ्ता, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बराबर ना। ये एफ्ता जो कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये एफ्ता कंट्रीज एक्चुअली यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। तो ये जो नॉन यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्री है, उन्होंने साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है एफ्ता, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और इन कंट्रीज के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ऑब्जेक्टिव है इंडिया का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम वहां पे कर सके और वहां से इन्वेस्टमेंट आ सके, ऐसा हमारा टारगेट है। और ये एग्रीमेंट कौन सा है, टेपा एग्रीमेंट, द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा एफ्ता कंट्रीज के साथ बराबर ना। मेन ऑब्जेक्टिव कि जो टैरिफ होता है, जो टैरिफ लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करवाते हैं तब जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लगते हैं, वो टैरिफ को कम करवाना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। और ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रीज के साथ 18,574 मिलियन डॉलर्स का, उसको कम कर सके। और भविष्य में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट हमने इस कंट्रीज के अंदर रखा है बराबर ना। और अगर मैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो एसोसिएशन है वो नॉन यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, ये जो 4 कंट्री हैं, उनके द्वारा ये एसोसिएशन बनाया गया है 1960 के अंदर बराबर ना। और कौन कौन सी 4 कंट्री को ध्यान में रखना है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है बराबर ना। और जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है बराबर ना, ध्यान में रखना है। और अगर मैं इंडिया के इन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग की बात करूँ, तो इंडिया 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये कंट्री, एफ्ता कंट्री। और 2.5% ऑफ हमारा जितना भी ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, उसमें 2.5% हम इन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। तो वो ट्रेड सस्ता हो, हम और सस्ते दर पे ये ट्रेड कर सके, इसके लिए ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है बराबर ना। और नॉर्मली हम इन कंट्रीज के साथ कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल। और इन कंट्रीज में से हम कौन सी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो मशीनरी, केमिकल्स, प्रीसियस मेटल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बराबर ना, ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।